अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का बड़ा अहम इजलास हुआ और इसमें बड़े अहम फैसले किए गए। एक तो ब्रॉडशीट कमीशन की तहलका खेज रिपोर्ट भी पब्लिक करने का फैसला हुआ है। तहलका खेज रिपोर्ट भी सामने आ गई है जिस पर आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि ECC ने पाक भारत तिजारत दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया, लेकिन आज इसे वफाकी काबीना के इजलास में इसे भी मुस्तरद कर दिया गया और कश्मीर की हैसियत की बहाली तक भारत से कोई तिजारत नहीं होगी, ये कहा गया है। अब नाज़रीन, ज़ाहिर है इस पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं कि क्या हुकूमत की मुशावरत के बगैर ही कल वज़ीर ख़जाना आए और उन्होंने इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि इससे पहले कोई मुशावरत नहीं हुई थी या फिर कोऑर्डिनेशन का फुकदान था। इस पर नाज़रीन बात करेंगे। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हुकूमत को मुश्किल में डालने वाली PDM खुद मुश्किलात का शिकार हो रही है। वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड का ताना देने वाले अब हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं। अब आगे सूरत हाल होगी क्या, इस तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा, सारे मामलात पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और बात करने के लिए पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन करेंगे रहनुमा पीपल्स पार्टी बहरामंद तंगी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और PTI से मुझे ज्वाइन किया है उस्मान सईद बसरा ने। उस्मान सईद बसरा साहब अस्सलाम वालेकुम, आपके वक्त का भी शुक्रिया सर। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। एहतशाम साहब, कल हमने देखा कि ECC का इजलास हुआ और बड़ा अहम फैसला किया गया कि तिजारत हम बहाल कर रहे हैं। उसके बाद ज़ाहिर है बड़ी तनकीद भी हुई, कल पूरे मीडिया में यही डिस्कस होता रहा, लेकिन आज इस फैसले को दोबारा वापस ले लिया गया। आपको क्या लगता है, क्या बेटर सेंस प्रिवेल कर गई या फिर किसी प्रेशर के तहत फैसला वापस लेना पड़ा? देखिए, वन लाइनर तो सोनिया इसका ये है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इस 24 घंटों में मेरा ख्याल है बहुत नुकसान हुआ। वो कहते हैं ना, डैमेज हैज़ बीन डन। और जिस तरीके से कौम का मिजाज बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा था, गम गुस्सा नज़र आ रहा था, लोगों की बातें थी कि ये PTI वन मैन शो है, मुशावरत नहीं होती, फ़ैसला साजी नहीं है, कुछ पता नहीं है इनकी कश्मीर पॉलिसी क्या है। तो एकदम से आपने देखा टायर आउट खोला। अपोजिशन तो बात करती करती है, बाकी आप देखें हर जगह से इस तरह की आवाज़ें आ रही थी और लोग हैरान थे। ख़ास तौर पे बार बार आप हर जगह प्राइम मिनिस्टर का वो स्टेटमेंट इंटरव्यू दिखाए जा रहे थे जिसमें वो कहते थे नथिंग डूइंग जब तक 370-35A वापस नहीं होता, कश्मीर को खुसूसी हैसियत बहाल नहीं होती, कम वट में नो क्वेश्चन के उनसे तिजारत होगी। लोगों ने कहा कि जी व्हाट वेंट रॉन्ग, एकदम से क्या ऐसी बात हुई कि फ़ैसला कर लिया गया। और मैं क्या, सारी दुनिया हैरान थी कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमादर साहब वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पे करते हैं ECC की मीटिंग चेयर करने के बाद, और वो अनाउंस करते हैं जी हिंदुस्तान से तिजारत बहाल हो रही है। सो मेनी वर्ड्स यही था जब कहा गया कि जी चीनी और कपास वहाँ से लाई जाएगी। तो इस हवाले से सब लोग परेशान थे और मेरा ख्याल है सब क्वार्टर्स में भी। देखें, अच्छी बात हुई कि जब 23 मार्च को सही साहब बसरा साहब, आपने देखा कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया। पहली मरतबा में देखा है 10-11 महीने में थोड़ी सी बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आई, ताल्लुकात को बेहतर होना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया, लेकिन साथ ये भी कह दिया कि जी हल तलब मसला कश्मीर है, उस पर आप जाएँ। फिर चंद दिन पहले सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था, आर्मी चीफ ने भी, बाजवा साहब ने भी इस तरह बातें की थी। देखें, ये सारी बातें अपनी जगह। दूसरी तरफ आप देखें, 3 दिन पहले दोशंबे में मीटिंग होती है हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस इस्तांबुल प्रोसेस की। दोनों वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के और जयशंकर हिंदुस्तान के बात तक नहीं होती, लेकिन अच्छी बात हुई कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं है। कोई नहीं सोनिया ये कह रहा है कि डायलॉग नहीं होना चाहिए, कोई नहीं कह रहा है कि पीस प्रोसेस को फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, कोई नहीं कह रहा है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं कह रहा है कि ताल्लुकात बेहतर नहीं होने चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर बावजूद इस बात के मैं सारी दुनिया घूमा, हिंदुस्तान में डेलिबरेटली नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि भाई ठीक है, वो हमने जो कुर्बानियाँ दी, जो कुछ जुल्म था उनका हमारे आबाओ अजदाद ने, वो नहीं भूलता। अब सवाल इस वक्त ये है कि जी बावजूद सारी बातों के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, किस कॉस्ट पे होने चाहिए। लोग कह रहे थे कि हिंदुस्तान जिस तरीके से बसरा साहब फंस गया था, अब यहाँ तक बातें हो गई थी कि हिंदुस्तान इसको रिवर्स करने के मूड में था, ये 370A को ख़त्म करने के। अब वो कह रहे थे कहाँ जाएं, सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का सहारा लेने की बात हो रही थी कि वो ही फैसला कर दे, हमने तो आगे चले गए, हम अब इस तरह करेंगे तो लोग हम पे थू करेंगे। अब इन हालात में ये फैसला आ जाना, लोग कह रहे हैं कि जी क्यों हुआ ये प्राइम मिनिस्टर साहब के पूछे बगैर। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं जी वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर साहब वज़ीर तिजारत भी हैं, लिहाजा उनकी मंजूरी के बगैर ये तो हो नहीं सकता। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ऐसी चीज़ नहीं है कि वो हर जगह हर बात को नहीं मुदाखलत कर रहे होते, वो मौका देते हैं जो मिनिस्टर है वो फैसले करे।
تو ون لائنرز کا جواب یہ ہے کہ بہتری ہو گئی ہے لیکن پروسیس میں نقصان ہوا. حکومت کو اب بتانا پڑے گا بار بار کشمیر پالیسی کے بارے میں, جس طرح لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں سارے, اس لیے تنقید تو چلے گی. ٹھیک ہے. عثمان سعید بسرا صاحب, ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن میں تو بڑی دبنگ تقریر کی گئی تھی عمران خان کی جانب سے, اور بڑا ایک اس حکومت کا واضح سٹانس رہا ہے کشمیر کے ایشو کو لے کر. وہ کہ فیصلہ ریورس ہو گیا ہے, لیکن حکومت میں کیا کوارڈینیشن کا بہت بڑا فقدان ہے. وزیر خزانہ آتے ہیں, باقاعدہ اعلان کرتے ہیں, پھر 24 گھنٹے کے اندر یہ فیصلہ ریورس ہو جاتا ہے. تو کہیں کوارڈینیشن نہیں ہوتی, کہیں ہوم ورک نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا کیا کہ آج ہم نے اس ٹاپک کو تھوڑا ٹچ کر لیا, کیونکہ کل جو طوفان یہاں پہ بپا تھا ٹیلی ویژن کی سکرینز کے اوپر, کل بھی میں ایک پروگرام میں تھا, اتفاق سے بہرامند بھی وہیں پہ میرے ساتھ تھے, وہاں پہ بھی اینکر صاحبان اور جو جتنے بھی پارٹی کے ریپرزنٹیشن, میں نے بارہا ان سے کہا دیکھیے یہ ایک نیشنل سینسٹیوٹی کا ایشو ہے. ای سی سی نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم کو یہ کرنا چاہیے. ای سی سی فیصلہ کرتا ہے جہاں ایز آف ڈوئنگ دیئر بزنس از انوالو. دیکھیے اس کو کل بھی ہم لوگ کہتے رہے, لیکن جب یہاں پہ ایک چیز اٹھ پڑتی ہے پھر یہ قوم سننے کو تیار نہیں ہوتی. اصل میں عثمان صاحب ای سی سی اتنا بڑا فورم ہے, کابینہ کے بعد اس کا نمبر آتا ہے یا نیشنل آپ کی اکنامک کونسل آتی ہے ان کا آتا ہے, اور وفاقی وزیر آتا ہے. اچھا اس میں دیکھیے یہی دیکھیے کل بھی میں یہی کہہ رہا تھا, ہمیں ایٹ لیسٹ پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, خدا نہ خواستہ کہیں ہماری کشمیر کی پالیسی اور کشمیر کے اوپر جو ہمارا ایک پرنسپل سٹینس ہے اس کو ڈیمیج نہ ہو. کل بھی بات یہی تھی جو آج ہے. کل یہ تھی کہ ای سی سی یہ چاہ رہا ہے کہ رمضان کی آمد ہے تو تھوڑے عرصے میں چینی آ سکتی ہے تو انڈیا سے آ سکتی ہے. تو پھر یہ پینک میں فیصلہ نہیں سر, پینک میں نہیں, فیصلہ تو ہوا ہی نہیں سر. مطلب جو پرپوزل دی گئی کیا, اب اس کی پرپوزل نے لا محالہ آنا تھا کیبنٹ کے اندر. اب جب تک کیبنٹ اس کو اپروو نہ کرتی, ہمیں ریپرکشن تو عثمان آپ مانیں گے نا سیریس ہے نا, اس کی نقصان تو ہوا نا آپ کو اس بات. اب اس بات کو سن لیجئے, ریپریکاشن تو میڈیا نے سیریس کر دی نا جی, میڈیا نے اس کے اوپر بات کو اٹھا لیا. کل بھی یہی بات تھی کہ ای سی سی نے ایک پرپوز کیا ہے, فائنل ڈیسیجن لے گی آپ کی کیبنٹ, جو کہ ابھی آج ہونی تھی. اور میں کل بھی اس ٹی وی شو پہ بھی کہتا رہا, ہم نے ٹویٹس بھی کیے کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا تھی؟ احتشام بھائی, ہماری کشمیر پالیسی کیٹاگوریکل, یہ نہیں صرف ہماری گورنمنٹ کی, پاکستان کے اندر حکومتوں کی 19-20 کا فرق ہے, لیکن ہماری گورنمنٹ کی کیٹاگوریکل ہے. کیا ہے جو سٹیٹمنٹ اس لیٹر کی جو لیٹر ان اسپرٹ کے اوپر پرائم منسٹر لکھ کے دی کہ ہر چیز آپ کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں, سبسٹینشل ایشوز ریزالو کیے بغیر, جو کہ جموں اینڈ کشمیر ہے, پائیدار امن ممکن نہیں ہے. اس کے باوجود عثمان جو لوگوں کو حیرانگی اور شوق اس بات کا ہوا کہ وہ پرائم منسٹر جو مودی کو کہتا ہے ہٹلر کی فلسفی پہ چلنے والا ہے, وہ جو کہتا ہے کہ آر ایس ایس کا نمائندہ, وہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ جی لوگوں کو وارن کرنا ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا میں جنگ ہوگی, پوری دنیا لپیٹ میں آ سکتی, وہ بندہ ایک دم سے کیسے اپنا یہی تو بات ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیے ٹیلی ویژن کے اوپر جب ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں, یہیں سے پرسیپشن ایوالو کرتی ہے, اور پرسیپشن ہوتی ہے اسٹرانگر دین ریالٹی, جو بھی بن گئی. میں تو آپ سے کل بھی کہہ رہا تھا لوگوں سے, ہماری پارٹی کے لوگ بھی آگے ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا کشمیر کے اوپر سٹینس بڑا واضح ہے, اور ای سی سی کی یہ پرپوزل, جسٹ پرپوزل, عمران خان کے غیر متزلزل جو ان کا یقین ہے کشمیر کی سٹرگل کے اوپر, اس کو ٹینٹڈ کر رہی ہے. اور اس کا ایونچولی کیا ہوا ہے کہ ایز اے نیشن بھی ہماری چیز ایک ٹینٹڈ ہو گئی. اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ اس سارے پولیٹیکل پروپیگنڈے کا فائدہ اٹھایا آپ انڈیا نے. ایک دن انتظار کر لیتے, کیا ہو جانا, لیکن موقع بھی تو عثمان بسرا صاحب گورنمنٹ نے دیا. چلیں اس پر آگے چل کر بات کریں گے. ایک لائن بہرامند تنگی صاحب کو بھی شامل, بہرامند کو بھی ہم کرتے ہیں. ایک لائن سر میرے لے لیں. دیکھیے میڈیا کو بھی کا بڑا رسپانسبل رول ہے when it comes to the national interest situation. جی ہم کل بھی کہتے رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا, ایک پرپوزل ہے, کیونکہ وہاں مسلم لیگ نون کی جو ایک پروپیگنڈا فیکٹریز ہیں وہ اس کو اٹھا گئی تھی, اس لیے میڈیا نے اٹھا لیا. دیکھیے پرپوزل اچھی بری ہو سکتی ہے, اپروول پہ بات آگے ٹھہرتی ہے نا جی. پرپوز تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, آج آپ کے سامنے ڈسٹ. ٹھیک ہے, بہرامند تنگی صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. بہرامند تنگی صاحب, ہم نے دیکھا کہ کل اس فیصلے پر بڑی تنقید ہو رہی تھی اپوزیشن کی جانب سے, آج بہرحال یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ صحیح ہو گیا ہے, وفاقی کابینہ اسے مسترد کر چکی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سونیا, احتشام بھائی. عثمان بھائی نے تو کلیئر کرنے کی ناکام کوشش کی ہے, لیکن یہ میڈیا پہ اس نے پوری ذمہ داری میڈیا پہ ڈال دی یا اپوزیشن کی پارٹی یا نون گروپ پہ ڈال دی. تو میں عثمان بھائی سے پوچھتا ہوں کہ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ آپ کا جو لاڈلا
फेडरल मिनिस्टर जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्री से हटा के उसके नाकामी पर आज वो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ जा रहे हैं, तो उसने कहा था, फिर अमन तंगी ने या सोनिया ने या एहतशाम भाई ने नहीं कहा था। और फिर जब आपके फेडरल मिनिस्टर एक बात करें तो फिर मुझे भी हक है उस फैसले की तनकीद करना या उसको अप्रिशिएट करना, और मीडिया का भी हक है कि उसको ये अप्रिशिएट करे या उसकी तनकीद करे। लेकिन सोनिया मैं आना चाहता हूँ, आपकी 2-3 सवाल मैं करता हूँ जी। एक दिन ऐसा था कि जून बजट से 10 दिन पहले इसने सेलेक्टेड साहब ने असद उमर को अप्रिशिएट किया था कि एक ऐसा बजट आने वाला है जिसमें पाकिस्तानी अवाम की तकदीर बदल देंगे। और बजट से 10 दिन पहले और ना असद उमर को पता था, जो रात को उस समाज टीवी पे बैठा था और उसको एक्सप्लेन कर रहा था, उनको भी पता नहीं था और हमारे पीएम साहब को भी पता नहीं था, लेकिन वो चेंज हो गया। फिर आज से 2 हफ्ते पहले जिस फाइनेंस मिनिस्टर को हटाया वो इतना कॉम्पिटेंट था कि उसको सेनेटर बनाने की तरफ जा रहा था, उसको सेनेटर बना रहा था, और उस सेनेटर बनने के बाद भी उसको बुला के अपने सामने बिठाया और उसको कहा कि यू कंटिन्यू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए कि आप हॉनेस्ट हैं, आप एक्सपीरियंस हैं, आपके पास इस मुल्क को चलाने की बहुत ज्यादा स्किल है, और आज उसको हटाया और कहा कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल। मैं सोनिया आपको बताना चाहता हूँ कोई फेडरल मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के फैसलों के बगैर कोई फेडरल मिनिस्टर कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, कोई पॉलिसी नहीं दे सकते, कोई खबर नहीं दे सकते हैं। लेकिन तंगी साहब अब ये रिवर्स हो गया ना फैसला, तो आपको लगता है रिवर्स कर लिया है अब, ये खुशाइंद बात है? यही तो मैं कह रहा हूं कि जब मोदी ने कश्मीर के बच्चों पे, बेवाओं पे, खवातीन पे जुल्म के पहाड़ तोड़े थे, उनको यतीम माजूर करके क्या था, उसको इलेक्शन के दौरान उनको ये, कल भी मैंने उस्मान भाई को याद दिलाया था, आज एक दफा फिर मैं याद दिलाना चाहता हूँ उस्मान को कि उससे प्राइम मिनिस्टर ने उस मोदी को मुबारकबाद दी है, उसके सरमने में जाने की कोशिश की थी, उसको जीतने के लिए ख्वाहिश जाहिर की थी। मैं ये समझता हूं कि इमरान के ऊपर उसकी बात पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो ट्रस्टेबल नहीं रहा है, उनकी बातों पे यकीन पाकिस्तानी अवाम तैयार नहीं है उनकी बातों पे। मैं यही बात कर रहा हूं, आपकी गवर्नमेंट में भी तो ये स्टांस रहा है कि भारत के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि पाक वज़ीर आज़म के दरमियान, पाक भारत वज़ीर आज़म के दरमियान खत्तो खताबत का भी सिलसिला शुरू हो गया है। देख लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सवाल होगा कि अगर ताल्लुकात आगे बढ़ाने की बात होती है, जिस तरह से भी एहतशाम साहब भी बात कर रहे थे, तो क्या अपोजिशन जो है वो इस इक़दाम को सपोर्ट करेगी? ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। 5 अगस्त 2019 का जो भारतीय इक़दाम था, जाहिर है जिससे पूरे हालात कशीदा हो गए, ताल्लुकात कशीदा हो गए। भारत ने तो अपना फैसला रिवर्स नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात बहाल करने की बातें हो रही हैं। क्या भारत के साथ इन हालात में जामे मुज़ाकरात होने चाहिए? देखें, एक अरसे से तो सूरत हाल ऐसी थी कि जिसको कहते हैं कोई बर्फ़ नहीं पिघल रही थी। अभी अब कुछ दिनों से सूरत हाल थोड़ी सी बदली है। हार्ट ऑफ जो एशिया कॉन्फ्रेंस है उसमें अच्छी बातें हुई, फिर सिक्योरिटी डायलॉग में हुई, फिर 23 मार्च को जो पैगामात का तबादला हुआ है उसमें बातें अच्छी हुई। मोदी साहब ने जो बातें की, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बातें की, और फिर हिंदुस्तान पे बड़ा असल बात है, बड़ा शदीद दबाव इंटरनली भी बहुत ज़्यादा हो गया कि आपने इतनी सप्रेशन की, इतना आपने लोगों को मारा। दिल्ली का वाक़या 3 महीने पहले का, 4 महीने का नहीं बोलते, 52 मुसलमानों को उन्होंने दिल्ली में मार दिया था। तो उसका एक जिसको कहते हैं बहुत ही बुरा रिएक्शन हुआ, और वो जो सेकुलरिज्म की बात होती थी वो कहीं और चला गया, और उन्होंने कहा कि जी ये तो सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट हिंदुज़म और एक हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं। लेकिन माज़रत के साथ उस्मान साहब, देखें, मैं इस हद तक तो बेनिफिट ऑफ डाउट ज़रूर दूंगा कि जो कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में जाके और बहुत सारी बातें निकाल रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर को पता था, वो वज़ीर तिजारत है, उनको दिखाएगा। मैं ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को इस बात का नहीं पता था, ये फैसला हुआ, उसके बाद अच्छी बात हुई, इसको रिवर्स आज कर दिया गया। लेकिन इसका ये मैं ज़रूर कहूँगा कि सियासी तौर पर इसको नुकसान हुआ, जिसको अपोजिशन इसको कैश कराती रहेगी। अब अगला मरहला जो है ना, देखिए जिस तरीके से सोनिया चीज़ें अनफोल्ड दुनिया में हो रही हैं, अब सारी दुनिया कह रही है, आज से नहीं कई बरसों से कह रही है। मैंने कई इंटरव्यू देखे हैं कि पाकिस्तान में जर्मन एम्बेसडर और फ्रांस के एम्बेसडर बैठ के बातें कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मन थे, पहली जंग अजीम में, दूसरी जंग अजीम में, और हमने एक दूसरे को मारा,
लाखों लोग मारे गए, लेकिन हमने इस नतीजे पे पहुंचे कि इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है कि एक दूसरे को मारें, अमन से रहें। उस लिहाज से सारी दुनिया कहती है, और सारी दुनिया ये भी कहती है कि कौन सा ऐसा डिस्प्यूट है जो हल नहीं हो सकता, बैठ के बात नहीं हो सकती। लेकिन हिंदुस्तान का क्योंकि मौक़िफ़ हमेशा कमज़ोर रहा है, अब देखें ना हिंदुस्तान का मौक़िफ़ कितना सोनिया कमज़ोर है कश्मीर पे। हम वो कहते हैं हम सही हैं, हम कहते हैं हम सही हैं, हम कहते हैं चलें जी फिर आप इस तरह करें, आप यूनाइटेड नेशन को डाल लें इसमें, अमेरिका आ जाए। चाइना ने कई दफ़ा कहा, ईरान ने कहा, रशिया ने कहा जी हम आपकी सालसी करवाते हैं, हिंदुस्तान भाग जाता है, इसलिए कि हिंदुस्तान का मौक़िफ़ वहाँ पे कमज़ोर है। बातचीत ज़रूर होनी चाहिए, तल्लुकात का दरवाज़ा ज़रूर खुलना चाहिए, लेकिन इसके लिए हिंदुस्तान को कश्मीर के बारे में एक फ़ैसला करना पड़ेगा। जो उन्होंने ये फ़ैसला किया है, उनको यही देख लेना चाहिए कि एक मुद्दत से 50 लाख वहाँ के कश्मीरी जो हैं उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं, कितने लोगों को मारा, कितने लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई। अब वक्त आ गया कि हिंदुस्तान में भी इस तरह की आवाज़ें उठें जो आहिस्ता आहिस्ता उठ रही हैं और एक्सपोज हो रहा है हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर। अब जरा आ जाते हैं एहतशाम साहब, आज जो ब्रॉडशीट कमीशन की तहलका खेज रिपोर्ट सामने आई है, ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें उस्मान बसरा साहब सामने आई हैं, लेकिन एक बड़ी चार्ज शीट दी गई है ब्यूरोक्रेसी को, और ये कहा गया है कि ब्यूरोक्रेसी करप्ट सियासतदानों की मददगार रही है, ताउन नहीं किया गया और करप्शन छुपाने की कोशिश की गई है। ये करप्ट अफसरान का हुकूमत इलाज करेगी? ये जो लोग सामने आ रहे हैं, ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, खासी तशवीशनाक हैं। और ये 5 नाम है, बता भी दें, जो है शाहिद बेग साहब हैं, हसन साकिब साहब हैं, अहमद बलाल सूफ़ी हैं, गुलाम रसूल साहब हैं, अब्दुल बासित साहब। अच्छा, आज जो ये रिपोर्ट के जो मंदरजात हमारे अभी सामने चल रहे हैं, इसमें बेशुमार ऐसी अलार्मिंग चीज़ें हैं और जो कि तईद कर रही हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के उस मौक़िफ़ की और सुप्रीम कोर्ट की उस ऑब्जर्वेशन की कि यहाँ पे ये लोग पॉलिटिकल नहीं सिसिलियन माफिया हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर भी बड़े लंबे अरसे से कह रहे हैं कि हालात और वाक़यात जो हैं इस तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तान की ये जो बड़ी सियासी जमातें हैं, ये सियासी अशराफिया के गिरोह नहीं हैं, ये दरअसल माफियाज़ हैं, ये क्रिमिनल्स के जत्थे हैं। देखिए, अभी ये जो लोग जो चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, एक बड़ी प्रामा फशाई बादियों नजर के अंदर जरा देखे ना, अल्टीमेटली ये किसकी मदद करना चाह रहे थे? ये अल्टीमेटली उन्हीं लोगों की मदद करना चाह रहे थे ना जी, जो लोग इसके अंदर इन सारे मामलात को दबाए रखना चाहते थे। वो कौन लोग थे? हमें खुल के उसके ऊपर बात करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग थे जिनके अंदर अब ये लोग, क्योंकि ये जमातें माफियाज हैं, ये इस तरह इंट्रेंच्ड हो गई हैं। अगर आप मुस्लिम लीग नून की बात करें, मुस्लिम लीग कहना इनको बड़ी शर्मिंदगी की, ये नून ग्रुप है असल के अंदर। आप जजेस के ऊपर हमले करवाने हो, माजी इनका है। सुप्रीम पे हमले मुसल्ला करवा के आज भी दीदा दलेरी से टीवी पे बैठ के डिफेंड करना मुस्लिम लीग नून का। अभी देखे पीपल्स पार्टी ने उन्होंने सिंध के अंदर एक सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने उन्होंने 2 लोगों को सस्पेंड करें, मिसाइल मार के हम आपको मार देंगे। सहाफी उज़ैर मेमन का कत्ल हो और उसके कत्ल होने से पहले उसकी वीडियो का बयान है कि मुझे पीपल्स पार्टी जो है मुझे मार देगी। देखिए, मसला ये है कि ये लोग असल में सियासत ये रहबरों के बेस में राज़न हैं। एक चीज़ बताएं उस्मान कि जो जस्टिस अजमत सईद शेख साहब हैं, 1 मैन कमीशन के सरबराह थे ब्रॉडशीट पे, उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं कि किस तरह उनकी कार्रवाई को रुकवाने के लिए उनकी जो काम कर रहे थे कहाँ से उन पे दबाव आया, वो तो उन्हें वाज़े तौर पे एक सेंटेंस आप बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में गीदड़ों की आवाज़ें भी मुझे आती नहीं। देखिए वो क्या है, किन की तरफ आप देखें कि मुस्लिम लीग नून ने एक टारगेटेड कैंपेन शुरू की जब हमने उनको कहा कि आप ब्रॉडशीट को इन्वेस्टिगेट करें। ब्रॉडशीट अगर इन्वेस्टिगेट होगी, मामला सामने आएंगे, कौम जानेगी कि किसके पैसे कब किसने अदा किए, और वाजिद ज़िया किसको शमसुल हसन किसको छुपाते रहे वहां पे, ये सारी बातें क्यों छुपाई जा रही हैं? और ये 15 लाख पाउंड किसको दिए गए? वो जो कौन बंदा था जो आया था आके कावे मूसी को मिला था, वो गलत तरीके से कैसे दिया? सर मैं मेरी इत्तेशाम भाई आपसे और सोनी आपसे, देखिए टेलीविजन की मैं अगेन कहता हूँ, कलम की पहले जिम्मेदारी थी, अब कलम क्योंकि आ गया एडवांस फॉर्म में, अब टीवी के ऊपर आ गया। देखिए हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम बबांगे जब आप इमरान खान पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हुकूमत पे कर सकते हैं, तो ये जो माफियाज बैठे हुए हैं जिनकी जो इंट्रेंच्ड हैं इन ब्यूरोक्रेसी की सूरत में, जिनके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर कहते रहे कि हम पाकिस्तान में माफिया से नबरदस्मा है, वो माफिया टीवी पे है, कलम में है और सियासतदान इन माफिया से आप कैसे नबरदाजमा होते हैं और हुकूमत के पास इनका इलाज क्या है, आगे क्या होता है इनके खिलाफ। बहरहाल तंगी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। एक तो ये जो रिपोर्ट सामने आई है इस पर आपका स्टांस किया, और दूसरा फवाद चौधरी साहब ने तो कह दिया है कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो स्विस मुकदमात हैं वो भी हम दोबारा खोलने जा रहे हैं। सोनिया, हमने कब मना किया? हम वेलकम करते हैं, लेकिन बेचारे
जो हमारे पीएम साहब है या उसके जो बेचारे टीम है अभी भी वो फरियाद करते हैं और हम इनको याद दिलाते हैं जैसे उसकी वाइफ ने उनको याद दिलाया एक दिन कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं और मीडिया ने इनको याद दिलाया कि ये डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। तो सोनिया हम इनको याद दिलाते हैं कि आप इस वक्त हुकूमत में हैं, आप जो भी मर्जी है आप खोल दें, आप जहां पर भी ब्यूरोक्रेसी तावन नहीं करते उनको पकड़े। अच्छा, आप क्यों फरियाद करते हैं? लेकिन एक बात जरूर याद रख लें कि अभी पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम इस बात की आप गुमान नहीं कर सकते हैं कि पिछली हुकूमतों की वजह से आज गरीब लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं, आज खुदकुशियां कर रहे हैं। और ये आपके मैनिफेस्टो में आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि तंगी साहब आपने बड़ा अच्छा किया है। मेरा थोड़ा छोटा सा सवाल लेने, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये कमजोरियां हुकूमत की हैं, ये इनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इस सारे मामले में अब जो सवाल बहुत पहले भी उठाया गया, आज फिर कमीशन ने कह दिया कि जी स्विस केसेस खोले जाएंगे और फिर इसमें 60 मिलियन 60 करोड़ डॉलर यानी 600 मिलियन डॉलर जो हैं वो कहा जाता है कि जी जरदारी साहब के थे, जिसको किसी को नहीं पता था। वो कहाँ चले गए? वो हाई कमीशन, हमारे लंदन वाले हाई कमिश्नर कैसे जाके स्विट्जरलैंड से सारा रिकॉर्ड लेके अपने पास आ गए? ये क्या कहानी है? एहतशाम, ये मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पर जब 14 केसेस बने थे और 14 केसेस में जब मेरे लीडर बरी हो चुके थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी और डिक्टेटर मुशर्रफ और नवाज शरीफ की हुकूमत थी। और आज भी मैं वेलकम करता हूं एज ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मेरी लीडरशिप भी कि जितनी मुकदमात है खोल दे, लेकिन कम से कम ये सोच ले कि कल का दिन हम आपको सलाह के पीछे देखना चाहते हैं, देखते हैं। और ये इसलिए कि आपका जो रोल है वो गवर्नेंस का हो, वो इकोनॉमी ठीक करने का हो, वो फॉरेन पॉलिसी का हो, आप तमाम सेक्टर में देख लें तो आप पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम हर सेक्टर में आपको याद दिलाते हैं कि हम इमरान से छुटकारा लेना चाहते हैं। लेकिन मास्टर के साथ तंगी साहब, आप सिंध में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों पर हुक्मरानी कर रहे हैं और दूसरे सूबों की तरह सिंध में भी यही मामलात हैं, महंगाई है, कुत्तों के काटने की वैक्सीन नहीं मिल रहे, मामलात तो बराबर 12 साल से हुकूमत में आप वहाँ पे 13 साल हो गए। अगर आप एक कुत्ते के वैक्सीन की बात करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में 8वां साल है जहां पर केस तक नहीं था और केस की वजह से 10 लोग मर गए थे। हम इसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। जहां पर भी गैप्स है, जहां पर भी डिफिशिएंसी हो, जहां पर भी पब्लिक के साथ कोई तंगी साहब जो इल्जामात आप पे लगते हैं, कुछ चीजें तो इल्जामात नहीं हकीकत है। 10 बरस में पिछले प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है कि 50 अरब रुपया दिया गया सिर्फ लाड़काना शहर के लिए। लाड़काना की गलियां, सड़कें, हेल्थ देख और उसके ऊपर हमारे मुअज़्ज़ज़ अदलिया के एक जज साहब ने कहा कि डायन भी 7 घर छोड़ देती है, जरा उसको भी पेश नजर रखिए। और सिर्फ ये एक लाइन ले लें, एक बड़ी जो ये अभी आपकी इन्वेस्टिगेशन है इसके अंदर एक बड़ी मज़ाक़ा खेज सूरत आपके सामने आएगी कि जो आपका सरे महल था, जब उसको कहा गया कि ये जरदारी साहब का, जरदारी साहब ने कहा ये हमारा नहीं है, लेकिन जब उसको बेचा गया तो पैसे क्लेम कर लिए हैं। तंगी साहब से जवाब ले लें। जी तंगी साहब, मैं उस्मान को ये बताएं कि आपने फ्लोर पे बात करने, वरना फिर मुझसे पाकिस्तान में नहीं दुनिया में मुझसे कोई बात नहीं कर सकते हैं। मैं नौकर नहीं हूं, मैं जियाला हूं और मेरा लीडर सेलेक्टेड नहीं है, वो लीडर है। तो हम उस लीडर से हमने सीख चुके हैं कि हम अपने फ्लोर पे बात करते हैं, जो भी मर्जी है इनको कहने दे, लेकिन अपने फ्लोर पे अपने नंबर पे बात करें। जी तंगी साहब आप बात कीजिए। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं तंगी साहब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद डिस्कशन के सिलसिले बढ़ाएंगे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदी तंगी साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊंगी। तंगी साहब ये क्या हो गया है? पीडीएम तो हुकूमत को घर भेजने वाली थी, वजीर आजम से इस्तीफा लेने वाली थी, आप लोग तो आपस में ही लड़ पड़े। अब जेजुआई और नून लीग कहते हैं पीपल्स पार्टी ने हमें मायूस किया, हमारा एतमाद खो दिया, और साथ में यूसुफ रजा गिलानी को भी सेनेट में अपोजिशन लीडर ना मानने पर इत्तफाक हो गया है। वो कह रहे हैं हम अपना अपोजिशन लीडर लेके आएंगे। सोनिया, ये वोट न लेने के वक्त भी इन लोगों ने कहा था, लेकिन फिर मेरे चेयरमैन के पॉलिटिकल विजन को एक्सेप्ट किया। फिर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने की बात भी की कि मेरे लीडर के बारे में कहा था, लेकिन फिर सब ने
देखा कि पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में, केपी में नून ने, बलूचिस्तान में JUI ने और सिंध में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता। फिर सेनेट से जब इनकारी थी तो सेनेट में तकरीबन 20 सेनेटर्स अपोजिशन किया गए, और ये वक्त साबित करता है कि किसका फैसला दूरंदेशी का है और किसका पॉलिटिकल विजन है और किस में लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि PDM में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रोल है वो जोड़ का रोल है। हमने हमेशा बर्फबारी की सियासत की है। तंगी साहब ये बताएं कि वो 27 लोग आपके थे, वो कह रहे हैं 30 बंदे हमारे हैं, नून और बाकी लोग मिला के, तो वो कहते हैं उन्होंने लीडर ऑफ दी ओपोजिशन उसको बना लिया है, आदम तारड़ को। अब इसकी क्या, आप तो सेनेट में बैठते भी हैं, तो आप क्या हैसियत है? वो अपने बंदे लेके वहां चले जाएंगे, वो साबित कर देंगे 30 बंदे हैं, तो फिर आपका बंदा फारिग हो जाएगा। एहतशाम खुदा का खौफ करे, मैं गिनती करता हूँ आपके सामने, 21 पीपल्स पार्टी के, एक जमात इस्लामी की 22, 2 NPA के 24, 2 फाटा से 26 और एक दिलावर खान जो मुस्लिम लीग नून का है लेकिन उसने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी वोट नहीं दिया था, वो नाराज है, उसके साथ उनकी रिजर्वेशन है। तो 27 वोट तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑलरेडी हैं, जिसमें बाप का कोई वोट नहीं है। खुदा का खौफ कर, ये कैलकुलेशन आपके सामने है, कैसे तारड़ हुकूमत है कि ज्यादा वोट, ये 27 वोट को देख लें। लेकिन दिलावर ने कहा था कि मैं नून से नाराज हूं, मैं उनको वोट नहीं देता हूं, लेकिन मेरे साथ 3 और बंदे हैं, 3 और सीनेटर हैं और हमने आजाद ग्रुप बनाया है। तो हमने उनको ये नहीं कहा और न कह सकता था कि 3 को मत ले, आप अकेले आ जाएं, बल्कि उसको हमने उनको हमने अप्रोच किया था। ठीक है, लेकिन खाकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि मेरे घर में ये बात हुई थी, मामला तय हो गए थे कि सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को ही देने की बात हुई थी और पीपल्स पार्टी जो है वो अपने वादे से मुकर गई है, अपने स्टैंड से पीछे हट गई है। बहरहाल एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है इस सब के बाद भी पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मिलकर बैठे? देखिए, एक चीज तो माजरत के साथ तंगी साहब इससे इख्तलाफ करें या ना करें, लेकिन एक दानादाराना बात यह है कि PDM अपनी सियासी अफादियत खो बैठी है, एक। और दूसरा, अगर हम बात ले लें एहसन इकबाल साहब की, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के बगैर असम्बलियों से इस्तीफे देना सियासी खुदकशी है, वो भी अपने स्टांस से पीछे हट गए। अब आगे जाने के लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, ईद के बाद क्या होगा? मतलब है PDM फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अपने आप को नुकसान पहुंचा चुकी है। अब वो कह रहे हैं, PMLN वाले कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपना एक इत्तेहाद बना रही है, जमात इस्लामी को भी मिल रही है, ये कर रही वो कर रही है। और अभी आप देख लें कि मरियम साहबा खामोश होकर बैठ गई हैं, मौलाना साहब जाके बीमार हैं, वो लोग कहते हैं दोनों सियासी तौर पे बीमार हैं, वो DI खान में बैठे हुए हैं। हुकूमत को मनमौजियाँ करने की जो है ना खुला मौका मिला हुआ है, आप उनके लिए कोई थ्रेट रहे नहीं है। असल सवाल ये है कि जो एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा था PDM, और उसने एक जिसको कहना चाहिए हुकूमत को टफ टाइम दिया था, वो हुकूमत के लिए अब आसानियाँ पैदा कर रहा है। सही। उस्मान बस्रा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। चलें, PDM तो अब आपके लिए खतरा नहीं रही, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। अभी हफीज़ शेख साहब को भी हटाया गया है, कुछ काबीना में मजीद रद्दोबदल और तब्दीलियों की बातें हो रही हैं। उस्मान बस्रा साहब, बड़ी तनकीद हो रही है कि टीम नहीं बन सकी, 22 साल की स्ट्रगल की इमरान खान साहब बात करते हैं, और वो बात करते थे कि मेरे पास तो दुनिया की बेहतरीन टीम मौजूद है जो हुकूमत में आते ही इस्लाहात का अमल शुरू कर देगी। लेकिन आप नहीं समझते कि बार बार ये जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, इससे तासुर तो यही मिलता है ना कि टीम जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, नताइज वो नहीं आ रहे जो इमरान खान साहब चाहते हैं। कह रहे हैं कि अंडर 19 को लीड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। अच्छा, इसमें यह है कि अंडर 19 को लीड कौन कर रही है? एक तो मरियम कर रही है, जिसका अपना कोई सियासी तजुर्बा सिरे से है नहीं, कैलिबरी फॉन्ट से झूठ शुरू किया और आज आखिरी झूठ इस्तीफे और आर पार पे ख़त्म हो गया उनका। एक लीड कर रहे हैं मतलब कि ज़रदारी साहब के बेटे, जिनकी सिरे से कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, अपनी वालदा की एक वसीयत जो कि डिफेक्टो है, जो जब भी साबित होना बाकी है कि वो कहाँ। तो ये तो बच्चे अंडर 19 के ये सिलेक्टेड हैं, ज़िंदगी में काम को किया नहीं, सिरे से कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं, और उठ के आगे जिस इत्तेहाद को में बैठे हुए ज़ीरक लोग, तंगी साहब जैसे लोग और बड़े बड़े लोग दावे करते हैं मुल्क चलाएंगे, जो तजर्बाकार नाम नेहाद तजर्बाकार एक इत्तेहाद नहीं चला सके, वो कहते हैं हमें मुल्क ने चलाने के लिए, यानी खिलन को मांगे चांद। आप देखिए मसला क्या है कि ये PDM बनी क्यों, टूटी क्यों? PDM को छोड़े ना, अपने दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये PDM टूटी क्यों है? कोई जमहूरियत को बचाने की जद्दोजहद में नहीं टूटी, ये हिस्सा मांगने की जो स्ट्रगल थी वो फेल हो गई। तंगी साहब यही बता दें कि जरदारी साहब कहते हैं कि वो जनाब सब पे भारी हो गए हैं, उन्होंने सारे अपने फायदे उठा लिए और उन्होंने अपनी लाइन जहां सीधी करनी थी कर दी। सही है बात? पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क के लिए और अवाम के लिए सोचा है, कभी अपने फायदे की बात नहीं की है। और अगर वो अपने फायदे की बात करती तो 2008 में मुस्लिम लीग नून को अपर न करते और उसको माफ न करते,
जिस पर उसने मुकदमात बनाए थे, जो 14 साल जेल में रहे थे। पीपल्स पार्टी हमेशा अपनी जात की सियासत नहीं करते, बल्कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कुर्बानी देते हैं और मुल्क और अवाम के लिए और इदारों के लिए। मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब इस वक्त सियासत का महवर है और वो समझते हैं कि वो नून एक वाले तो पार्टी कहते हैं इस पीपल्स पार्टी ने छुरा घोंप दिया पीडीएम की कमर में जी। नहीं, हम अभी भी पीडीएम की प्लेटफॉर्म से एक मजबूत पीडीएम चाहते हैं और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हम इस नालायक सेलेक्टिव हुकूमत से छुटकारा लेना चाहते हैं। तो तंगी साहब, 5 अप्रैल को सीसी का इजलास होना है। क्या अगर 5 अप्रैल को इस्तीफे नहीं आते, ये फैसला नहीं होता, तो फिर क्या समझा जाए कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं रही, आगे भी मिल बैठ के मामला तय हो सकते हैं? कभी भी सोनिया, कभी भी पीडीएम की मीटिंग में ये नहीं हुआ था कि लॉन्ग मार्च से पहले रिजिग्नेशन आएगी, कभी भी। हाँ, रिजाइन ऑप्शन था, लॉन्ग मार्च ऑप्शन था, लेकिन ये नहीं था कि आप लॉन्ग मार्च से पहले रिजाइन दे दें। ये मैं आपको कॉन्फिडेंस की ऑप्शन है हमारा। हम समझते हैं कि एक डेमोक्रेटिक, लेकिन बिलावल भुट्टो की तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ना कि हमें हुकूमत को घर भेजने के लिए सिंध हुकूमत की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो देंगी। ये बातें तो होती रही हैं। कब कहते, हमने कब कहा कि हमने नहीं कहा? हम कहते हैं, लेकिन आगे सही वक्त नहीं है, आप ये कह रहे हैं। अगले इलेक्शन से 2 दिन पहले देंगे। वैसे ठीक है। वैसे एहतशाम साहब, अभी जो बात चल रही थी, पीपल्स पार्टी ने तो इस्तीफे देने नहीं है, ज़ाहिर उनका एक उसूली मौक़िफ़ अपना है। पीपल्स पार्टी इस सारी सूरत हाल की बहुत बड़ी बेनिफिशरी है। सबसे ज्यादा नुकसान पीएमएलएन को हुआ, उनके लिए इतना नुकसान है कि अब पता नहीं, शहबाज शरीफ साहब भी खामोश हैं। ये मुफादात का सर, ये मुफादात का खेल था। पीपल्स पार्टी ने गेंद लजा के नून की डी के अंदर वो दे मारी है गोल पोस्ट के अंदर और अपना मुफाद हासिल कर लिया है। महंगाई तो खत्म करो। सुनिए, ये सारा अपने हिस्से का गेम थी। नून लीग आज भी कह रही है हिस्से का काम आप करें, महंगाई तो खत्म करें। हम इंशाल्लाह करेंगे। मेरे अल्लाह ने चाहा तो हम इससे ओहदा बरा होंगे और मेरे अल्लाह ने चाहा अगले सालों में आप देखेंगे जो 2.5 साल कम रह गया है। हम मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं कि इसमें करेंगे। लेकिन अभी जो पीडीएम की आप बात कर रही थी, पीडीएम का खात्मा हुआ है, पीडीएम का खात्मा हुआ है। हम भी तो जवाब